इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिल्टर्स के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक है। और रेक्टिफायर्स जो होते हैं, आपको पता है कि रेक्टिफायर्स का यूज जो है वो हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और उसके रेक्टिफायर्स के बाद में फिल्टर भी लगाए जाते हैं। फिल्टर का मेन रोल ये होता है कि ये एसी कंपोनेंट्स को रोकने का काम करते हैं और डीसी कंपोनेंट्स को बाईपास प्रदान करते हैं। तो आपने जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फिल्टर। तो अगर आप एसी कंपोनेंट आपके पास है और एसी को आप डीसी में बदलना चाह रहे हैं, तो पहले हम लोग यूज करेंगे दिष्टकारी। दिष्टकारी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर जो है वो उससे जब आउटपुट निकलेगा तो वो एसी और डीसी का मिक्स होगा। एसी प्लस डीसी दोनों कंपोनेंट उसमें मौजूद होंगे। और अब इस आउटपुट को हम लोग गुजारते हैं फिल्टर से। इसको हम लोग फिल्टर से गुजारते हैं। फिल्टर से गुजारते हैं तो पूरी तरह से तो एसी रिमूव नहीं होती है, लेकिन एसी कंपोनेंट जो है वो और कम हो जाएगा और डीसी कंपोनेंट जो है वो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये कर रहे हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर और उसके बाद में हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि प्रेरण कुंडली, अगर बात करें हम लोग इंडक्शन कॉयल की बात करें, इंडक्शन कॉयल, तो इंडक्शन कॉयल के लिए एक्स एल जो है वो होता है ओमेगा एल। और अगर हम लोग संधारित्र की बात करें, कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर के लिए एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। अब दिष्ट वोल्टता के लिए अगर डीसी वोल्टेज की बात करें तो डीसी वोल्टेज के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होती है, क्योंकि डीसी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स एल जो है वो तो 0 हो जाएगा और एक्स सी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिष्ट वोल्टता के लिए प्रेरण कुंडली जो है वो कोई प्रतिबाधा उत्पन्न नहीं करती और संधारित्र जो है वो अनंत प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। तो प्रेरण कुंडली को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में लगा दें तो ये डीसी को जाने देगी। प्रेरण कुंडली को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में लगा दें तो डीसी को ये पास आउट होने देगी। और संधारित्र को हम लोग श्रेणी क्रम में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि संधारित्र जो है वो डीसी के लिए इनफाइनाइट प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा। संधारित्र को समांतर क्रम में उपयोग लेना होगा और प्रेरण कुंडली को अपने को श्रेणी क्रम में उपयोग लेना होगा। अगर हम लोग एसी वोल्टेज की भी बात यहां कर लें, एसी वोल्टेज के लिए, एसी वोल्टेज के लिए, तो एसी वोल्टेज के लिए फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे हम लोग भारत में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में बात करें तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो रखी जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण एक्स एल जो है वो तो हाई हो जाएगा, एक्सएल जो है हाई हो जाएगा और एक्स सी जो है वो 1/ओमेगा सी है, उसका मान जो है वो कम हो जाएगा, इसका मान जो है एक्स सी का मान कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एल जो है वो एसी वोल्टेज को या एसी करंट को रोकने का काम करेगा, प्रेरण कुंडली अगर सीरीज में जुड़ी हुई हो। और ये कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में जो है ये एसी को रोकने का काम नहीं करता है। तो कुल मिला के बात ये करना चाह रहे हैं कि अगर आपको एसी कंपोनेंट को रोकना है और डीसी कंपोनेंट को जाने देना है तो प्रेरण कुंडली को तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और संधारित्र जो है
वो हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में। तो इस तरह से फिल्टर बनाए जाते हैं। इस तरह से अगर कोई सेटअप हम लोग ले लें तो इस तरह से हम लोग फिल्टर बना सकेंगे। अब फिल्टर कई तरह के होते हैं और जो पहला जो बेसिक फिल्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पारस्व पथ संधारित्र फिल्टर। पहला जो फिल्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पारस्व पथ संधारित्र फिल्टर। पारस्व पथ संधारित्र फिल्टर को इंग्लिश में बोलते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर। और ये देखिए कि किस तरह से ये रेक्टिफायर के साथ जोड़ा जाता है। तो ये तो आपके प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर होगी और ये सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर होगी। और हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें अगर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड का उपयोग किया जाता है और यहां पर इस तरह से पैरेलल में एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाएगा। लोड प्रतिरोध ये रहा, आरएल लोड प्रतिरोध के पैरेलल में अगर आरएल के पैरेलल में अगर हम लोग एक कैपेसिटर जोड़ दें तो ये व्यवस्था जो है ये व्यवस्था कहलाती है पारस्व पथ संधारित्र फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर जो है इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें आप ये कह सकेंगे कि एसी जो है वो एसी को एक तरह से बाईपास मिल गया है, ठीक है। एसी इस पथ से होते हुए निकल सकेगी और डीसी जो है वो इसमें सिर्फ आरएल में से फ्लो हो सकेगी। तो एक तरह से ये पैरेलल में जोड़ा गया कैपेसिटर एसी को बाईपास प्रदान करेगा। और ये हाफ वेव रेक्टिफायर में किस तरह से हम लोग पारस्व पथ संधारित्र फिल्टर लगाते हैं वो इस तरह से हम लोग लगा पाएंगे। अब अपने को पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट पल्स मिलती है अपने को वो इस फॉर्म की मिलती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में आउटपुट पल्स इस तरह की मिलती है अपने को। यहां देखो कि कैपेसिटर जो है वो आधे आवर्त काल में तो चार्जिंग होगा और रिमेनिंग हाफ टाइम पीरियड में जो है वो डिस्चार्ज होता है। तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है कंटिन्यूअसली होती रहेगी और कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो इस पाथ में करंट के फ्लो होने के कारण होती है। और आप देखेंगे कि इस पाथ में डायोड है, डायोड का रेजिस्टेंस अग्र बायस में कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उस कारण से कैपेसिटर की चार्जिंग बड़ी फास्ट होगी और डिस्चार्जिंग जो है वो आरएल के थ्रू करंट के फ्लो होने के कारण होगी। आरएल के थ्रू करंट जब फ्लो होगा तो डिस्चार्जिंग होगी और आरएल का मान अधिक होने के कारण डिस्चार्जिंग जो है वो स्लो होगी। तो चार्जिंग कैपेसिटर की फास्ट होती है और डिस्चार्जिंग जो है वो स्लो होती है। तो इसको अगर हम लोग ये तो हमने आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर दिखाया है। अब कैपेसिटर के सिरों पर वोल्टता में जो परिवर्तन है वो आप किस तरह से दिखा पाएंगे वो आप देखें ध्यान से। यहाँ पे ये मैं ग्रीन मार्कर से ये इस तरह से दिखाऊंगा। ये इस तरह से कैपेसिटर के सिरों पर जो वोल्टेज है वो चेंज होता है और ये अधिकतम वोल्टता है और ये रिपीटेशन हुआ अधिकतम वोल्टता का। और ये जो अंतराल है वो कैपिटल टी से हम लोग व्यक्त करेंगे, यानी कि एक टाइम पीरियड जो है वो ये शो करता है कैपिटल टी से, इसको हम लोग व्यक्त कर सकेंगे। ये हाफ वेव रेक्टिफायर में इस तरह से अपने को प्राप्त होता है आउटपुट पल्स और कैपेसिटर के सिरों पर जो वोल्टेज है वो इस फॉर्म में ग्रीन मार्कर से मैंने दिखाया है। और कैपेसिटर के सिरों पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आरएल के सिरों पर भी होगा, वही वोल्टेज आरएल के सिरों पर होगा। अब अपने फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करें, अगर हम लोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बात करें तो उस कंडीशन में देखिए कि ये तो आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल हो गई और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल हो गई। और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोडों का उपयोग किया जाता है, ये हम जानते हैं। और यहां पर आरएल
लगा हुआ होगा, ये RL लगा हुआ होगा और ये वायर ऊपर से जाते हुए। अब देखो RL के पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने को एक बार फिर कैपेसिटर जोड़ देना है। RL के पैरेलल में कैपेसिटर अपने को जोड़ देना है। तो ये बन गया पारस्व पथ संधारित्र फिल्टर, और इसमें ये डायोड D1 और D2 हो जाएंगे। और अब आप देखिए एक बार फिर कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी में जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी का जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। वो कुछ इस तरह का आउटपुट वोल्टेज अपने को मिलेगा। पूर्ण तरंग दृष्टकारी में आउटपुट वोल्टेज जो है वो इस तरह का मिलेगा। और जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा, जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा उस समय कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, और जब वोल्टेज डिक्रीज हो रहा होगा उस समय कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग यहां पर होती है। तो अगर कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को अगर हम लोग पल्सेटिंग फॉर्म में दिखाएं, वोल्टता, कैपेसिटर के सिरों पर वोल्टता को दिखाना चाहें तो वो इस तरह से हम लोग दिखा पाएंगे। ये इस तरह से वोल्टेज हम लोग शो कर पाएंगे। और इसमें अगर हम लोग समय अंतराल की बात करें तो ये वाला समय अंतराल अपने को दो मैक्सिमम जो पीक प्राप्त होते हैं उसके बीच का जो अंतराल है वो ये वाला हो जाएगा। इसको मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। अच्छा, एक बात, दूसरी बात अपने को ये ध्यान रखनी है, चाहे आप हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें चाहे फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, दोनों ही स्थितियों में जो चार्जिंग का जो टाइम है वो बहुत ही कम होता है। चार्जिंग बड़ी फास्ट होती है, क्योंकि चार्जिंग कैसे होती है, डायोड से जब करंट का फ्लो होता है तो उस समय कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही होती है, और डायोड का इन फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। इस कारण से कैपेसिटर की चार्जिंग बड़ी फास्ट होगी। और डिस्चार्जिंग जो है वो लोड से प्रवाहित होती है धारा डिस्चार्जिंग के दौरान, और लोड का मान अधिक होने के कारण, लोड प्रतिरोध का मान अधिक होने के कारण डिस्चार्जिंग जो है वो स्लो होगी। तो डिस्चार्जिंग में काफी टाइम लगता है और चार्जिंग में ये जो टाइम है वो बहुत ही कम लगता है। आप अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हैं कि जो सारा का सारा जो टाइम है वो डिस्चार्जिंग में लग रहा है, चार्जिंग जो है वो लगभग 0 समय में ही हो पा रही है। अब अपने क्या करेंगे कि संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टता है वो हम लोग लिखना चाहेंगे। अब संधारित्र के सिरों पर वोल्टता, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर हम लोग लिखें तो ये लिख पाएंगे V बराबर EM और e टू दी पावर माइनस का T अपॉन RLC। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। RC सर्किट जो है उसके लिए डिस्चार्जिंग की इक्वेशन ये होती है, हम लोग ये जानते हैं। अब जब स्मॉल t कैपिटल T के बराबर होगा तब ये कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो V का मान जो है उस समय अपने को मिनिमम प्राप्त हो जाएगा। और ये V का जो मिनिमम मान है वो अपने पास आ जाएगा EM और e टू दी पावर, पहले तो अपने इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहां मैं लिखना चाहूंगा e की पावर माइनस एक्स बराबर होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एंड सो ऑन। लेकिन इसमें ये हाइयर टर्म्स जो है वो नेग्लेक्ट कर दी जाती है, RLC का मान अधिक होने के कारण हाइयर टर्म्स नेग्लेक्ट कर दी जाएगी। तो पहले तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं, तो ये एक्सपेंशन इस तरह से बन पाएगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस टी अपॉन RLC। अब T की जगह कैपिटल T जब हम लोग रख देंगे तो अपने को ये पता चल जाएगा कि वोल्टेज मिनिमम कितना हो रहा है। तो ये T की जगह मैंने कैपिटल T रख दिया है, और ये अगर मैं EM की मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर EM की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा EM माइनस EMT अपॉन RLC। ये अपने पास आ जाएगा मिनिमम वोल्टेज, ये V का मिनिमम मान आ जाएगा। और अगर इसको हम लोग वापस से रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर इसको हम लोग वापस से रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए ग्राफ इस तरह का बनेगा। ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है वो हम लोग इस तरह से शो कर पाएंगे।
ये तो आपके मैक्सिमम मान हो जाएगा, यहां से यहां तक ई एम हो जाएगा, ये तो मैक्सिमम मान हो जाएगा। और ये जो मिनिमम मान है, ये वाला मिनिमम मान, ये आपके पास हो जाएगा ई एम, यहां मैं लिखना चाहूंगा माइनस ई एम कैपिटल टी अपॉन आर एल और सी। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम मान हो गए, और इन दोनों मानों के मध्य का जो मान है, इन दोनों मानों के बीच का जो मान है वो डीसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये बीच वाला जो मान है वो ई के डीसी मान को व्यक्त करेगा, और बीच का मान हम लोग मैथमेटिकली निकाल पाएंगे। ई का डीसी मान जो है हम लोग निकाल पाएंगे, और वो कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज लेकर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ई का डीसी मान जो है वो निकालने के लिए दोनों हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू जो है उसका एवरेज ले लीजिए। तो ये आएगा एवरेज ई एम प्लस ई एम माइनस ई एम कैपिटल टी अपॉन आर एल सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज लेकर हम लोग ने ये मान निकाल लिया। तो ये एवरेज इस तरह से अपने इसका एवरेज मान निकाल पाएंगे, और इसको आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा ई एम माइनस ई एम टी अपॉन 2 आर एल सी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग ये उर्मिका गुणांक को हम लोग, रिपल फैक्टर को हम लोग निकालना चाह रहे हैं। और रिपल फैक्टर निकालने के लिए हम लोग पहले तो परिभाषित, अपने को पता है रिपल फैक्टर की क्या परिभाषा होती है, ई ए सी अपॉन ई डी सी अपने को निकालना होता है। और ए सी मान जो है वो इफेक्टिव मान जो है वो अपने को लेना होगा। फिलहाल ई डी सी तो निकाल चुके हैं हम लोग, और ई ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तात्क्षणिक मान निकालेंगे, और तात्क्षणिक मान से फिर हम लोग ई ए सी निकाल पाएंगे। तो तात्क्षणिक मान निकालने के लिए ये जो पोटेंशियल, ये जो फॉर्म है पोटेंशियल का, आउटपुट वोल्टेज का ये जो फॉर्म है, इसको थोड़ा इजी अपने को बनाना पड़ेगा ताकि मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग कर पाए। और इसको आरिदंत विभव के रूप में लगभग माना जा सकता है, क्योंकि चार्जिंग बड़ी फास्ट होती है, इसलिए चार्जिंग का टाइम टेंड्स टू 0 मानेंगे, और सारा का सारा टाइम जो है वो डिस्चार्जिंग का ही मानेंगे हम लोग। तो इसको आरिदंत विभव जो है, सा टूथ पोटेंशियल हम लोग मान सकेंगे, जो नेक्स्ट पेज पर मैंने बनाया हुआ है। तो ये आरिदंत विभव इस तरह से कि चार्जिंग तो बड़ी फास्ट हो रही है और सारा का सारा टाइम डिस्चार्जिंग में लग रहा है, फिर चार्जिंग फास्ट हो रही है और सारा का सारा टाइम डिस्चार्जिंग में लग रहा है। तो इस तरह का सा टूथ पोटेंशियल जो है वो हम बना लिया, हमने आरिदंत विभव बना लिया। अब इस रेफरेंस जो लिया हमने वो ईडीसी लिया है, और ये ईडीसी है तो ये हो जाएगा ईडीसी प्लस ईएमटी अपॉन 2 आरएलसी, क्योंकि ये डिफरेंस जो है ईएमटी अपॉन 2 आरएलसी था जो लास्ट पेज पे आपने देखा था। और ये हो जाएगा ईडीसी माइनस 2 ईएम टी अपॉन आरएलसी, ये वाला जो डिफरेंस भी ईएमटी अपॉन 2 आरएलसी है, तो ये माइनस में आ जाएगा। तात्क्षणिक मान का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज कितना है वो निकालना चाह रहे हैं। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि टी टाइम पर वोल्टेज कितना है ये निकालना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो एक्स निर्देशांक तो टी हो गया, और वाई निर्देशांक जो है वो ई हो गया। इस ई का मान टी के पदों में निकालना चाह रहे हैं, इसी को ही तात्क्षणिक मान बोलेंगे। और वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी का यूज करने वाले हैं। y कोऑर्डिनेट तो इसका e है, और m जो है वो इसकी स्लॉप है। स्लॉप लिखी जा सकेगी, एक तो देखो स्लॉप नेगेटिव होगी क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 है, तो स्लॉप जो है वो नेगेटिव होगी। और स्लॉप लिखी जा सकेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर तो ये वाली हाइट हो गई, और ये हाइट है ई एम टी अपॉन 2 आर एल सी अपॉन बेस, ये वाली हो गया। और ये बेस जो है वो, ये अगर पूरा टी है तो ये t/2 हो जाएगा बेस अपना, तो ये t/2 बेस हो गया। और x जो कोऑर्डिनेट है इसका वो t है, x कोऑर्डिनेट जो है वो t है। और प्लस c क्या होता है, c होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो ये y एक्सेस है, y एक्सेस पर ये अंतःखंड जो कट रहा है वो इस पॉइंट पर कट रहा है, और इस पॉइंट की हाइट है ई एम टी अपॉन 2 आर एल सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी और ई को टी के पदों में निकालना चाहा। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो ई एम अपॉन 2 RL C कॉमन आ जाएगा, और यहां तो बच जाएगा कैपिटल टी, और यहां माइनस का देखो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला गया, माइनस का 2T बच जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये ई का तात्क्षणिक मान आ गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब ये हुआ ई जो है समय के पदों में निकल गया, ई समय के पदों में निकल गया। अब क्या करेंगे अपने कि ई का एसी मान निकालना चाह रहे हैं या फिर ई का इफेक्टिव मान निकालना चाह रहे हैं। इफेक्टिव मान जो है वो आरएमएस मान की फॉर्म में होगा। तो आरएमएस मान निकालना है अपने को इस वोल्टेज का, तो आपको ध्यान में है कि आरएमएस मान कैसे निकालते हैं। ई एम अपॉन 2 RL C, ये फैक्टर तो बाहर आ जाएगा, और रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, तो स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, तो ये आ जाएगा आपके पास t माइनस 2T का होल स्क्वायर, और ये dt मैंने लगा दिया। तो इस तरह से ये EAC अपने पास आएगा, ये EAC अपने पास आ जाएगा। और ये मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, अब बहुत ही आसान सा ये इंटीग्रेशन है, स्क्वायर एक्सपेंड करना है और टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हुए इसको सॉल्व करना है। ये मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, और ये वैल्यू मैं बुक में देख के ही लिखना चाह रहा हूं। ये वैल्यू आ रही है ई एम कैपिटल T अपॉन 2√3 RL C। ठीक है, ये EAC अपने पास आ गया, जो कि ई इफेक्टिव भी है और ई RMS भी, इसको हम लोग बोल सकेंगे। ये वैल्यू अपने पास आ गई। अतः अब मेन काम जो अपने करना चाह रहे हैं उस पर आ जाते हैं, उर्मी का गुणांक। अतः उर्मी का गुणांक, उर्मी का गुणांक यानी कि रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर R बराबर आ जाएगा EAC अपॉन EDC। EAC का मान तो ये रहा, EMT अपॉन 2√3 RL C, और EDC का मान जो है, EDC का मान कितना था भाई, पिछले पेज पर हमने EDC का मान निकाला था, और ये था EM, एक मिनट, ये पिछला पेज में देख के बता रहा हूं, ये था EM और माइनस EMT अपॉन 2RL C। ये वैल्यू थी आपके पास EDC की, पिछले पेज पर हमने निकाली थी। और इससे आप EM कॉमन लेके काट सकते हैं, और RLC को भी कॉमन लेके आप यहां पर काट सकते हैं। तो ऊपर तो केवल T बचेगा, और नीचे ये 2√3 अपॉन में लेकर आ रहा हूं मैं, 2√3 अपॉन में लेकर आ गया, और यहां पर आपके पास जो बचेगा वो आ जाएगा RLC माइनस T/2, माइनस T/2। ये आप सिंपल मैथमेटिक्स से आप कर पाएंगे, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं। तो ये अपने पास बच गया। अब देखिए कि RLC का मान जो है वो काफी अधिक होता है, ये कालांक टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ये काफी अधिक होता है। तो एक बार फिर T/2 को नेग्लेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम लोग कर रहे हैं। तो RLC इज वेरी वेरी ग्रेटर देन T/2, इसलिए हम लोग R बराबर लिख सकेंगे, R बराबर लिख सकेंगे कैपिटल T 2√3 और RLC। अब आपको एक बार फिर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अर्ध तरंग अगर दिष्टकारी है अपने पास, अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो T बराबर होता है 1/f, और रिपल फैक्टर हो जाएगा 1/2√3 FRLC। अगर अर्ध तरंग दिष्टकारी है तो ये हो जाएगा। और अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें जो रिपीटेशन होता है वो एक्चुअल जो टाइम पीरियड है उसका हाफ होता है। मैं आपको फर्स्ट पेज वापस दिखाना चाहूंगा। तो ये फर्स्ट पेज है, और इस फर्स्ट पेज में अगर आप लोग देखें तो यहां एक्चुअल जो टाइम पीरियड है, जो इनपुट का जो टाइम पीरियड है वो तो इतना होता है, और यहां जो रिपीटेशन हो रहा है
कैपेसिटर के सिरों पर वोल्टेज का रिपीटेशन हो रहा है वो इतने ही समय में हो पा रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअल टाइम पीरियड का हाफ होगा। तो टी बराबर मैं लिख सकूंगा, यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है, ये टी बराबर लिख सकूंगा 1/2 ऑफ एक्चुअल टाइम पीरियड दैट इज 1/f। तो इस तरह से टी बराबर हो जाएगा 1/2f, टी बराबर 1/2f हो जाएगा। और ये टी की जगह 1/2f रखें तो ये आ जाएगा 1/4 √3 RL C और FB आएगा। तो ये तो आपके फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होगी और रिपल फैक्टर हो गया, और ये आपके हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर हो गया। रिपल फैक्टर को जितना कम रखना होता है उसके लिए हम लोग RL C और F का मान जो है वो बढ़ा सकते हैं। इनका मान बढ़ाकर रिपल फैक्टर को कम किया जा सकेगा। और इसका एक फायदा और है, वो ये है कि EDC जो कि था EM माइनस EMT/2 RL/C। तो RL/C और F के मान बढ़ा देने पर EDC का मान जो है वो कांस्टेंट सा बना रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज रेगुलेशन भी, वोल्टता नियमन भी यहां पर किया जा सकेगा। वोल्टता नियमन का मतलब ये हुआ वोल्टेज को कांस्टेंट रखना, तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखने वाला उद्देश्य भी पूरा किया जा सकेगा। वोल्टता नियमन भी हो सकेगा अगर हम लोग RL C और F के मान को कम रखें, तो वोल्टता नियमन भी हो सकेगा। तो ये आपके हो गया पारस्व पथ संधारित्र फिल्टर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और फिल्टर के बारे में बात करेंगे।